सेकेंड ईयर बायोलॉजी है। उस चैप्टर 1 का जो नाम है वो है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम होम्योस्टेसिस है, याद रखिएगा, लाइव लेक्चर के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा डिस्कशन करेगा उसके कमेंट को हमेशा के लिए हाइड कर दिया जाएगा। फिर वो किसी किस्म की जरूरी बात भी जो है वो कमेंट में नहीं कर सकेगा। इसीलिए कोशिश करो कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस पर आप काइंडली फोकस करें। होम्योस्टेसिस की हम बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन: the set of mechanisms which are involved in maintaining the internal environment of an organism within the suitable limit is called homeostasis। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करते हैं, लफ्ज का मतलब है, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि टू स्टे द सेम। होम्योस्टेसिस का लफ्जी मतलब है टू स्टे द सेम, जो चीज जैसी है वैसी ही रहे। अब ये तो इसका लफ्जी मतलब है। बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस का मतलब है कि वो तमाम मैकेनिज्म, सेट ऑफ मैकेनिज्म्स की बात हो रही है, वो तमाम मैकेनिज्म्स जो किसी भी जानदार के इंटरनल इन्वायरमेंट यानी अंदरूनी माहौल, मिसाल के तौर पर अंदरूनी माहौल की अगर मैं बात करता हूं कि इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है, इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये टेम्परेचर 37 से अगर ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं बुखार आ गया। और अगर ये बॉडी टेम्परेचर 37 से अगर कम हो जाए तो हम कहते हैं हाइपोथर्मिया हो गया। हाइपोथर्मिया ज्यादातर होता है बड़ी उम्र के लोगों को, ओल्ड एज में हाइपोथर्मिया होता है। यंग एज में हाइपोथर्मिया के चांसेस जो है वो थोड़े से कम होते हैं। तो हमने कहा ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है ना। सेम इसी तरीके से हमारी ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से लेकर 7.45 के दरमियान है। अगर ये पीएच डिस्टर्ब होगी तो एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगी। अगर ये टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। तो हमने कहा कि वो तमाम मैकेनिज्म जो किसी भी जानदार के अंदरूनी माहौल की बात हो रही है, इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे बॉडी टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीजें जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। तो हमने कहा मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द सुटेबल लिमिट, जो कि उसको मेंटेन रखते हैं सुटेबल लिमिट में। जैसे हम भाग दौड़ करते हैं ना, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बॉडी टेम्परेचर जैसे ही क्या होता है हमारा, जब बढ़ जाता है तो पसीना आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पसीने जो है वो क्या है, पसीने जब एवापोरेट होते हैं तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, वो मेंटेन रखता है। तो जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें गर्मी लगती है तो हमें फौरन से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसकी वजह से, बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए हुए हैं जिसकी वजह से हमारा अंदरूनी बॉडी का जो निज़ाम होता है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है एक सुटेबल लिमिट में। उन तमाम मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। अब प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करते हैं, तीन प्रोसेस हमारे पास हैं, प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। फॉलोइंग आर द प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। अब अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखने में हमारे पास जो है एक आता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। एक सुटेबल लिमिट में किसी भी जानदार के बॉडी टेम्परेचर को क्या रखना, मेंटेन रखना, ये किस कैटेगरी में आ जाता है, थर्मोरेगुलेशन में। अगर ये बॉडी टेम्परेचर सुटेबल लिमिट से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, फौरन से पसीने आएंगे और उसको सुटेबल लिमिट के अंदर लेकर आएंगे। लेकिन बुखार एक एबनॉर्मल कंडीशन है, फीवर एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जानबूझकर हमारी बॉडी जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, बढ़ा देते हैं, पसीने नहीं आते। आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, बुखार में पसीने नहीं आते। जब भी बुखार के बाद पसीने आना शुरू हो जाते हैं, जब भी बुखार के बाद पसीने आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बुखार कम हो जाता है। लेकिन जब फीवर 102, 103 या 104 तक होता है, तब उस वक्त पसीने बिल्कुल नहीं आ रहे हो तो उस पर हम क्या करते हैं, पानी की ठंडी पट्टियां रखते हैं, उसके हाथ मुंह धुलवा देते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन होने की कोशिश करे। तो होम्योस्टेसिस के अंदर एक कैटेगरी आ जाती है, वो है थर्मोरेगुलेशन। और थर्मोरेगुलेशन में हमने कहा कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या होना, मेंटेन होना विद इन द सुटेबल लिमिट, ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। एक तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। दूसरा होम्योस्टेसिस के अंदर जो चीज आ जाती है वो क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं, द रिमूवल ऑफ एक्सेस, अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी से किसी भी चीज का जो एक्सेस है, एक्सेस का मतलब जरूरत से ज्यादा। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, मिसाल के तौर पर जब हम पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो हमें यूरिन बहुत बार बार आना शुरू हो जाता है।
यूरिन जब बार बार आ रहा है तो क्यों यूरिन बार बार आ रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर क्या है? एक्सेस अमाउंट में। हर वो चीज जो हमारे जिस्म में एक्सेस अमाउंट के अंदर है उसका जिस्म से बाहर निकल जाना एक्सक्रीशन कहलाता। हर वो चीज जो हमारे जिस्म के अंदर जरूरत है, हमारे जिस्म के अंदर क्या है? उसकी जरूरत है, लेकिन वो क्या है? जरूरत से ज्यादा। भाई पानी हमारे जिस्म के लिए जरूरी है ना, पानी हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, लेकिन क्या है? ये जरूरत से ज्यादा है। और अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो क्या है? इसको बॉडी से बाहर निकालना जो है ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। इसी तरीके से एक्सेस के साथ साथ हमने कहा अनवांटेड, ऐसी चीजें जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होते हैं? हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं। बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिसमें बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, ये वो सारे केमिकल हैं जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि हर वो चीज जो हमारे जिस्म के अंदर बनती है और जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है, जिन चीजों की हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? अनवांटेड। और उन गैर जरूरी अनवांटेड चीजों का भी हमारे जिस्म से बाहर निकल जाना जो है ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता। और तीसरी चीज जो आ जाती है वो क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक का मतलब ऐसी चीजें जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती, जैसे अमोनिया। अब अमोनिया जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन गोश्त वाली चीजें हम खाते हैं ना, अंडा, गोश्त, ये जो चीजें होती है इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। और जब भी प्रोटीन वाली चीजें हम खाते हैं तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट के तौर पर जो बनता है वो अमोनिया बनता है, और अमोनिया क्या है? टॉक्सिक है, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो इस अमोनिया को भी हम मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए इसको यूरिया में कन्वर्ट करने का तरीका भी आगे हम सीखेंगे कि अमोनिया यूरिया में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमने कहा कि उस अमोनिया को भी मुख्तलिफ केमिकल में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव करने की हम कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, और उस टॉक्सिक चीज का भी जिस्म से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के अंदर क्या आती है? द रिमूवल ऑफ एक्सेस, यानी वो चीजें जो जरूरत से ज्यादा है, अनवांटेड जो गैर जरूरी है, टॉक्सिक जो नुकसानदेह है, उन चीजों का जिस्म से बाहर निकलना ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अल्लाह ना करे कोई जहर वाली कोई चीज पी ले, कोई जहर वाली पॉइजन वाली कोई चीज अगर पी लेता है तो हमारे जिस्म के अंदर पूरा मैकेनिज्म है उस जहर वाली चीज को किसी भी तरीके से क्या करना है? उस जहर वाली चीज को किसी भी तरीके से क्या करना है? जिस्म से बाहर निकालना है। तो हर मुमकिन तरीके से हमारा जिस्म जो है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने की कोशिश करता है, तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाता है? एक्सक्रीशन में। जनरल नॉलेज के तौर पे बताऊं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुसाइड के लिए, खुदकुशी के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है दैट इज पैरासीटामोल। जनरल नॉलेज के वर्ड है पैरासीटामोल। आपको मालूम होगा पेनाडोल के नाम से, कैलपोल के नाम से, फिब्रोल के नाम से, निब्रोल के नाम से ये टेबलेट जो है वो इजीली अवेलेबल होती है। लिहाजा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुसाइड के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है वो क्या है? पैरासीटामोल है। तो ये भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई पी ले तो फ़ौरन से हमारा बॉडी जो है सो क्या करता है? बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करता है, और ये भी किस कैटेगरी में आ जाता है? एक्सक्रीशन की कैटेगरी में आएगा। तो होम्योस्टेसिस में हमारे पास वो सारे मैकेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी के अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। एक सुटेबल लिमिट में उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। उसका एक हिस्सा जो प्रोसेस है वो थर्मोरेगुलेशन है, दूसरा एक्सक्रीशन है, और तीसरा हमारे पास जो है वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर which is determined by relative concentration of solute and solvent is called osmoregulation। तो हमने कहा ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या रखना? मेंटेन रखना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को वैसे एक अलग अलग से टॉपिक में इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां इनडायरेक्टली हम कहते हैं ऑस्मोसिस क्या है? वाटर को शो करता है ना। तो यहां वाटर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के एक डिटेल टॉपिक है। यहां अगर ऑस्मो रेगुलेशन को सिंपल अल्फाज में कहा जाए ना तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर है। पानी की एक मखसूस मिकदार को क्या रखना है? मेंटेन रखना है। ये क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमने कहा कि मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या रखना? मेंटेन रखना। बॉडी के एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये तीन सोल्यूशन को हम डिस्कस करके ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा ये किस पर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर?
ये डिपेंड करता है सोल्यूट और सॉल्वेंट की रिलेटिव कंसंट्रेशन पर, कि भाई सोल्यूशन कहीं हाइपरटोनिक तो नहीं है, कहीं सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक तो नहीं है, कहीं सोल्यूशन आइसोटोनिक बनाना है तो कैसे बनाना है। तो ये सारी कैटेगरी जो है ये किसमें आ जाती है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो सिंपल अल्फाजों में कहा जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, सिंपल अल्फाजों में कहा जाए तो क्या है, ये मेंटेनेंस ऑफ वाटर। तो होम्योस्टेसिस हमारा जो चैप्टर है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा इसका थर्मो रेगुलेशन की बेस पे है, दूसरा हिस्सा इसका जो है वो एक्सक्रीशन की बेस पर है, और तीसरा हिस्सा इसका जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर है। जो शुरू से इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये लेक्चर यहां तक समझ में आया तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि मैं आगे फीडबैक सिस्टम की तरफ बढ़ूं। जो शुरू से इस लेक्चर को लाइव सुन रहे हैं, अगर उनको ये समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो नूर, फरा, सना, हारून, सिर्फ 3 बच्चों ने, 3 बच्चे सिर्फ शुरू से देख रहे हैं, जल्दी से शाबाश। तो जो बच्चे इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं उनको यहां तक की बातें समझ में आई हैं तो कमेंट में यस लिखें। अब अचानक से तेजी से इतने सारे कमेंट यस से आ गए। चले मैं अब हम ऑस्मो रेगुलेशन के बाद हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है भाई, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। हमने कहा फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास जो है वो क्या है, ये दर हकीकत द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है। चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम बना हुआ है। देखो किसी भी मुल्क के निज़ाम को मेंटेन अगर रखना है ना, तो हम आम जबान में कहते हैं ना कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अगर अच्छा होगा तो हमारा सिस्टम खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाया हुआ है। मतलब बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है चेक एंड बैलेंस का। और वो चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है वो क्या है, फीडबैक सिस्टम कहलाता है। अब ये चेक एंड बैलेंस क्या है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, फौरन से उस बढ़ते हुए बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर फौरन से अगर पानी की अगर जिस्म के अंदर कमी हो रही है तो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है। फौरन से दिमाग जो है वो क्या करेगा, उसको महसूस करेगा और हमें क्या लगना शुरू हो जाएगी, प्यास लगना शुरू हो जाएगी, शदीद प्यास लगेगी, हम पानी पियेंगे और हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर के सिस्टम को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, पानी की जो कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो क्या है, ये चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है। तो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने चेक एंड बैलेंस का क्या रखा हुआ है, एक निज़ाम रखा हुआ है कि किसी भी चीज़ में कमी बेशी हो जाए या कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसको डिटेक्ट करने का एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है, और वो सिस्टम कहलाता है फीडबैक सिस्टम कहलाता है। तो फीडबैक सिस्टम की हमारे पास जो डेफिनेशन पेपर में अगर लिखने को आए तो हम लिखेंगे द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। जो होम्योस्टेसिस के निज़ाम यानी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है उसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब ये फीडबैक सिस्टम जो है ये 2 किस्म का है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। हमारे पास जो ये फीडबैक सिस्टम है ये कितनी किस्म का है, दो किस्म का। एक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक और एक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। याद रखिएगा ये फीडबैक हम आम तौर पर नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये वर्ड हम यूज करते हैं कि यार फलां बंदे ने कैसा फीडबैक दिया आपको, फलां बच्चों ने जो है वो कैसा फीडबैक दिया। एक टीचर जो है वो पढ़ाने जाता है, एक टीचर जो है ये पढ़ाने जाता है और बच्चे जो है वो क्लास में रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे अच्छे तरीके से, तो हम क्या कहते हैं कि यार बच्चों ने अच्छा फीडबैक नहीं दिया। और अगर एक टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है और पढ़ाने से वक्त क्या हो गया कि बच्चे जो है वो तवज्जो से बात सुन रहे हैं, हर चीज़ का सही जवाब दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि क्या हुआ है, अच्छा फीडबैक दिया बच्चों ने। सेम इसी तरीके से जैसे मैं लाइव लेक्चर लेता हूं और लाइव लेक्चर में क्या हो रहा है कि कभी कभार ऑडियंस की पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम होती है, 4, 5, 10, 15, 20 जैसे बच्चे देख रहे होते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं यार फीडबैक इस लेक्चर का अच्छा नहीं मिला। बिल्कुल लिटरली अगर 20-22 या बच्चे देख रहे होते हैं तो मुझे पर्सनली फील होता है कि यार ये फीडबैक अच्छा नहीं मिला। लेकिन जैसे कि जो फिजिक्स के लेक्चर में लिया करता था, तो लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर जो एग्जाम के डेज में थे उसमें 100 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेंट थे, 134 बच्चे बराह रास्त जो है वो सुन रहे थे। तो मुझे लगा कि यार बच्चों ने क्या किया है, फीडबैक अच्छा दिया।
तो ये फीडबैक का जो वर्ड है ये आमतौर पर पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, ये नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं। अब यहाँ जो है पॉजिटिव फीडबैक बायोलॉजी में क्या, पॉजिटिव फीडबैक जो है ये बायोलॉजी में क्या। अब देखें भाई, तो पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन बनती है द पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन रिलेशन टू एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। हमने कहा कौन सा रेस्पॉन्स मिलना, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना। क्या मिलना हमें, पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो क्या मिलना हमें, बॉडी के अंदर जो है वो क्या मिलना है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना है इन रिलेशन टू एनी चेंज। कोई भी तब्दीली के खिलाफ जब हमारी बॉडी जो है वो कौन सा रेस्पॉन्स देती है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स अगर देना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। अब ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स क्या है, मैं मिसाल से समझाता हूं। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जो है कंडीशन है जिससे कई लोग जो है वो कराची में मर गए थे, बल्कि सिंध भर में आज से तकरीबन 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक से तकरीबन 2000 के करीब जो लोग थे वो कराची में मर गए थे। अब ये हीट स्ट्रोक में होता क्या है, हीट स्ट्रोक में ये है कि देखो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं और फिर हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, नॉर्मली ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब हम गर्मी में धूप में जब ज़्यादा निकलते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होना शुरू जाता है, बढ़ना शुरू जाता है। और हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो फौरन से हमें पसीने आना शुरू जाते हैं, और पसीने क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं। हमारी हरकतों की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो कौन सा फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, पसीने रिलीज कर देता है, हमारी बॉडी से स्वेटिंग करवाना शुरू कर देता है, पसीने रिलीज करवाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मिलता है नेगेटिव फीडबैक। और उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। लेकिन हीट स्ट्रोक की जो कंडीशन है उसमें होता ये है कि पानी की कमी है। स्पेशली अगर आपको याद हो, हीट स्ट्रोक जो है वो रमजान के अंदर हुआ था। तो नॉर्मली क्या है, जिस्म के अंदर पानी की शॉर्टेज है। अब जो है वो बंदा जो है वो रोजे की हालत में जो है वो धूप में चला गया, अब जिस्म में पानी की कमी भी है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो बॉडी चाहती है कि रेस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव हो, पसीने रिलीज हो ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जिस्म के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, और जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा पानी की कमी थी तो हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर देती है। और पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आप में से अगर लाइव देखने वाले जितने लोग हैं, आप में से पता है आपको ज्यादा से ज्यादा बुखार कितना हुआ है, शाबाश। इस वक्त जो लाइव देख रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हो कि आप में से जिन जिन को बुखार आया हुआ है उनका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ है? 104 तक बुखार आया किसी को? 104 या 105 बुखार अगर किसी को आया हो तो कमेंट में लिखे जल्दी, शाबाश। आप में से किसी को 104 या 100, ओके, फरा नकवी को ज्यादा से ज्यादा 103 बुखार आया। बाकी इसके अलावा जो बच्चे हैं देख रहे हैं, क्या किसी को 103 से ज्यादा बुखार आ चुका है? फिजा को 103, परी शेख को 103, सना हारून को भी 103, हानिया को भी और मोहसिन मेहर को भी 103 से ज्यादा किसी को भी बुखार नहीं है आज तक। ओके भाई, आलिया को 102, शिजा को जो है वो 104 बुखार हुआ है, और मुर्तजा को 102 तक बुखार हुआ है। हीट स्ट्रोक में पता है बुखार कितना हो जाता है? 106 पे चले जाता है। हीट स्ट्रोक में जो फीवर जो है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना चला जाता है? हीट स्ट्रोक के अंदर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चले जाता है। और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला जब पेशेंट आपके पास आए ना, अल्लाह ना करे आपके घर में किसी को 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो फौरन साहब ने क्या करना है, उसकी बॉडी को पूरा गीला कर दो। क्या कर दो? मेरे पास अगर इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है, मैं उसका फीवर चेक करता हूँ और अगर 106 है ना, तो मैं उसे बाद में सारी मेडिसिन दूंगा, मेडिसिन गोली वगैरह जो भी, ड्रिप वगैरह जो भी कुछ करना है वो बाद में होगा। सबसे पहले क्या करूंगा, उसके पूरे जिस्म को हम गीला कर देंगे, पूरे जिस्म को गीला करेंगे और पंखे के नीचे हम क्या करेंगे, रख देंगे। ये एक जहन में रखिएगा। और बॉडी का जो पानी भी जो होगा वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, याद रखना, ठंडा पानी नहीं। ये ठंडे पानी वाली हरकतों से क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल सिकुड़ना शुरू हो जाती है। सिंपल बॉडी, घरों में जो नॉर्मल पानी आता है ना, वो नॉर्मल पानी से पूरा बॉडी का टेम्परेचर उसका क्या कर दो, गीला कर दो और पंखे के नीचे रख दो, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए, तो कम हो जाए थोड़ा। वरना ये 106 या 107 पर जाकर क्या हो सकता है, इंसान की फौरन मौत हो सकती है। तो ये कंडीशन किस में होती है? हीट स्ट्रोक में हो रही है भाई। एक तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है,
और हमारी बॉडी जो है वो पसीने रिलीज करने के बजाय वो क्या कर रही है, पॉजिटिव फीडबैक दे रही है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर को क्या कर रही है, फौरन से और बढ़ा रही है। और ये पॉजिटिव फीडबैक जो है इसकी वजह से इसकी मौत हो सकती है कुछ ही देर में। लिहाजा आपने क्या करना है, इसके पसीनों का काम आपने खुद करना है और उसकी पूरी बॉडी को क्या कर देना है, आपने गीला कर देना है। तो हमने कहा कि किसी भी चेंज के खिलाफ, किसी भी चेंज के खिलाफ द पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन रिलेशन टू एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी तब्दीली आ जाए, और उस तब्दीली को क्या करना, सपोर्ट करना। क्या करना, उस तब्दीली को हमारी बॉडी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दे, ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। तो हीट स्ट्रोक इसकी एक एग्जांपल है। इन हीट स्ट्रोक इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर फर्दर इंक्रीजेस इट, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। हीट स्ट्रोक के अंदर ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू होता है, और बॉडी का टेम्परेचर जब क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी इसे मजीद और बढ़ाना शुरू कर देती है। और हमारी बॉडी जब उसे मजीद और बढ़ाना शुरू कर देती है तो टेम्परेचर जो है वो 106 या 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा चुका होता है, और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। नॉर्मली इस कंडीशन में हमें नेगेटिव फीडबैक मिलना चाहिए, लेकिन हीट स्ट्रोक के अंदर क्या मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरीके से नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन क्या होगी, द नेगेटिव रेस्पॉन्स इन रिलेशन टू एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। भाई बॉडी के अंदर जो भी तब्दीली आए और कैसा फीडबैक मिले, कैसा फीडबैक मिले, नेगेटिव फीडबैक मिले। जैसे अगर कोई मेहमान आते हैं और आप घर पे कोई शरारत करते हो तो आपकी अम्मी, आपको मालूम है, सब गुस्से से देखती है ना। कभी आप बचपन में शरारत कर रहे होते हैं और घर पे मेहमान आए हुए होते हैं और आपकी शरारत पर क्या मिल रहा होता है, आपकी अम्मी आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं देती है, सिर्फ गुस्से से दूर से आंखें दिखा रही होती है, और वो कौन सा फीडबैक मिलता है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है। और उस नेगेटिव फीडबैक को हम सुनते ही, देखते ही हम क्या होते हैं, हम जो है वो हरकत करना छोड़ देते हैं और अपनी रूटीन पे क्या करते हैं, अच्छे बच्चे बनकर हम क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप में से कितनों के साथ हुआ ऐसा कि कोई भी शरारत की हो मेहमानों के सामने और आपको आपकी अम्मी ने जो है वो गुस्से से आपको देखा हो और आपने फौरन से वो हरकत करना क्या कर दियो, छोड़ दियो? किसी के साथ हुआ ऐसा? सना के साथ ऐसा हो चुका है। चले भाई, और किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? चले भाई, सना शरारती है, इसका मतलब और कोई शरारती नहीं है। तो कभी भी क्या होता है, मेहमान के सामने हम कोई जैसी शरारत करते हैं तो क्या होता है कि हमें घर वालों की तरफ से क्या मिलता है, घर के बड़े लोगों की तरफ से मिलता है नेगेटिव फीडबैक। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, कभी कभार कोई तब्दीली आती है हमारी बॉडी के अंदर भी, क्या आती है। ओके, शिजा ने लिखा माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज डज दिस। हाँ, अपने छोटे भाई की तुम तस्वीरें भी लगाती हो व्हाट्सएप पे। ओके, तो बिल्कुल, तो अक्सर जो छोटा भाई और ये होता है ना, वैसी शरारत करता है, और हम अब इस लेवल पर आ गए कि हम उसको गुस्से से देखते हैं कि भाई चुप हो जा, बेइज्जती नहीं करवा, तो वो हम कौन सा फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो अक्सर हमें ये करना पड़ता है। तो हमने कहा कि द नेगेटिव रेस्पॉन्स इन रिलेशन टू एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे इंटरनल बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आए और हमारी बॉडी उसे कैसा रेस्पॉन्स दे, नेगेटिव रेस्पॉन्स दे, उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब इसकी एग्जांपल जो हमारे टेक्स्ट बुक, देखो याद रखना, यहाँ जो भी एग्जांपल दी गई है ना, ये बुक की एग्जांपल है, याद रखिएगा। ये जो भी एग्जांपल दी गई है वो क्या है, ये बुक की बाकायदा क्या है, एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ रखी हुई है। बाकी बुक से हटकर भी बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो पॉसिबल होती हैं, वो हम डिफरेंट बेस पे एग्जाम्पल की हम बात करने जा रहे हैं। आफ्टर टेकिंग चॉकलेट्स और स्वीट, ये बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड, सो द बॉडी ट्रिगर्स द मैकेनिज्म विच ब्रिंग द ग्लूकोज टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल लिमिट, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। हमने कहा जब हम क्या करते हैं, चॉकलेट या कोई मिठाई खाते हैं ना, तो ये खाने के बाद ग्लूकोज का जो लेवल होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, और वो मैकेनिज्म जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल लिमिट में लाता है। अब वो मैकेनिज्म क्या है, पेंक्रियाज है ना हमारा, पेंक्रियाज से बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जब भी ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ना, तो हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर पेंक्रियाज होता है, वो इंसुलिन रिलीज करता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज करता है, और वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, नॉर्मल लिमिट में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में कन्वर्ट करता है और लीवर के अंदर स्टोर कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और उसे लीवर के अंदर जाकर क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। और अगर इंसुलिन सही तरीके से रिलीज ना हो, अगर इंसुलिन जो है वो सही तरीके से क्या हो, रिलीज ना हो, तो ग्लूकोज का लेवल हाई होता है,
और ग्लूकोज का लेवल अगर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो उस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज मलाइटिस, जिसे आमतौर पर जो आम सादा जबान में जो लोग कहते हैं शुगर का मसला हो गया। तो शुगर कोई बीमारी नहीं होती, शुगर जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी दर हकीकत क्या है, वो बीमारी जो है वो दर हकीकत क्या है, वो डायबिटीज मलाइटिस है। डायबिटीज मलाइटिस के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो यहां हमने इसमें कहा कि जब भी हम मीठी चीज खाते हैं, एक नॉर्मल इंसान के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल जैसे ही हाई होता है बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, और वो इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर जाकर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल जो है अपनी नॉर्मल लिमिट में आ जाता है। लिहाजा ये हमारे पास एग्जाम्पल है, लिहाजा ये हमारे पास एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक की। यहां तक जो शुरू से हमारे लेक्चर को बड़ा राज देख रहे हैं, उनको अगर यहां तक समझ में आया तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकूं। यहां तक अगर समझ में आया है तो कमेंट जल्दी से यस लिखो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी, शाबाश। ग्लूकोज का लेवल बेटा अलग कैटेगरी आ गई। देखो तुम एक्स्ट्रा सवाल पूछो, अब सोचो एक डॉक्टर से तुम अगर बायोलॉजी के बारे में एक्स्ट्रा सवाल पूछोगे ना, वो जज्बाती हो जाएगा। अब अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। चलो अब तुम मुझसे एक्स्ट्रा सवाल पूछो ना। अब देखो भाई, ग्लूकोज है ना, तुमने जब सवाल पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ ग्लूकोज का लेवल, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना। अब ग्लूकोज का लेवल जो है ना, तीन तरीके से हम जो है ना, बेसिकली दो तरीके से हम चेक करते हैं। एक कहलाता है आरबीएस, एक क्या कहलाता है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस करते हैं। एक कहलाता है आरबीएस, एक कहलाता है एफबीएस। ग्लूकोज का लेवल पूछा ना। आरबीएस हमारे पास क्या होता है, ये कहलाता है रैंडम ब्लड शुगर। क्या कहलाता है ये कहलाता है रैंडम ब्लड शुगर। और एफबीएस क्या कहलाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर है। रैंडम ब्लड शुगर जो है किसी भी इंसान की जो रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 80 से लेकर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। 80 से लेकर 180 तक रैंडम ब्लड शुगर की अगर हम बात करते हैं किसी भी इंसान की। रैंडम का मतलब क्या होता है, खाया पिया अचानक से। रैंडम का मतलब होता है अचानक से। भाई दिन भर सुबह शाम मैंने कोई भी चीज खा रहा हूं और मुझे अचानक से क्या करना है, ग्लूकोज चेक करना है ना। तो ब्लड के जरिए मैंने क्या किया, ग्लूकोज चेक किया। तो ब्लड के जरिए जो मेरा ग्लूकोज आना चाहिए वो 80 से लेकर 180 के दरमियान होना चाहिए। अगर 80 से कम है तो क्या होगी, कमजोरी है ना। 80 से कम है, 70 है, 60 है, तो हम कहेंगे फौरन से इसको क्या करो, जूस पिलाओ, इसका ग्लूकोज कम हो गया है। और ग्लूकोज कम होने की वजह से उसको क्या हो गई है, कमजोरी हो गई है। और इसी तरीके से 180 से अगर ज्यादा आ रहा है तो हम शक का इजहार करेंगे कहीं से डायबिटीज मलाइटिस ना हो। 180 से कहीं अगर ज्यादा है, क्योंकि आम इंसान का 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्लूकोज जो है वो रैंडम, मतलब हम खाना पीकर नाश्ता वाश्ता करने के बाद अगर ग्लूकोज हम चेक करवाते हैं या दिन में कभी भी किसी भी टाइम पर हम चेक करवाते हैं, वो कहलाता है रैंडम ब्लड शुगर। और रैंडम ब्लड शुगर जो है वो क्या है, 80 से लेकर 180 के दरमियान होनी चाहिए। एक कहलाती है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर हमारे पास ये है कि हमने जो है वो 12 घंटे तक कुछ भी खाया पिया ना हो। हम कहते हैं ना मरीज को, भाई 180 तक अगर किसी का शुगर 180 से थोड़ा ज्यादा आ गया, अब हमें डाउट हो रहा है कि कहीं से डायबिटीज मलाइटिस तो नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि एक काम कीजिएगा कि कल जो है वो आप निहार मुंह, एक होता है ना मरीजों को हम कहते हैं निहार मुंह, अपना जो है वो शुगर का टेस्ट करवाइएगा। और निहार मुंह जो शुगर का टेस्ट जो होता है, जिसमें हम उसे कहते हैं कि कम से कम 10 से 12 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना। और 10 से 12 घंटे तक आपने जो है वो कुछ भी नहीं खाना। और वो हमारे पास जो है उस वक्त जो शुगर का हम टेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर। और फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 126 से कम आना चाहिए, लेस देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग ब्लड, निहार मुंह का मतलब वर्ड तो ना अच्छी उर्दू में ये वर्ड यूज करते हैं। निहार मुंह का मतलब कहते हैं ना सुबह सवेरे नाश्ते के बगैर। निहार मुंह कहते हैं नाश्ते के बगैर आप चले जाओ। भाई रात भर सो गए, खाया पिया तो नहीं है, सुबह उठे, सुबह नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, इवन चाय तक भी नहीं पिए, और फिर जो कंडीशन होती है वो कहलाती है निहार मुंह। ये अच्छी उर्दू में ये वर्ड यूज होता है। तो शिजा इस वक्त हमें दुबई से बराह रास्त देख रही है, तो इनको शायद उर्दू का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा। तो शिवा निहार मुंह कहते हैं नाश्ते के बगैर। तो उस वक्त हमारी जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो आनी चाहिए वो 126 से कम आनी चाहिए। 126 से अगर ज्यादा आ रही है तो वो डायबिटीज की कंडीशन है। 126 से अगर ज्यादा अगर आ रही है तो क्या है, 100
तो वो डायबिटिक की कंडीशन होगी। तो शुगर लेवल पूछा था किसी बच्चे ने, शुगर लेवल किस बच्चे ने पूछा था बेटा? ओके, तो अब आप देख लो। ओके, जवाब दिया ना मैंने तुम्हें, कहाँ गया शुगर लेवल? किस बच्चे ने पूछा था? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। ओके, मोहसिन ने पूछा था। मोहसिन, नोट कर लिया? तो ये रैंडम और ये होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, हम चेक करते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके लिए, डॉक्टर बनोगे ना इंशाल्लाह ये नॉलेज काम आएगी। तो यहां तक हमने जो है वो आज की वीडियो में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक डिस्कस किया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक हम यहाँ आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम नया टॉपिक इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं। एक कहलाता है रिसेप्टर, दूसरा कहलाता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा कहलाता है अफेक्टर। कंट्रोल रिसेप्टर जो वो होता है जो डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर वो होता है जो डिटेक्ट करता है, निशानदही करता है। ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो कोई ना कोई तो पहचान करेगा ना। ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो वो कीमो रिसेप्टर होता है, केमिकल स्टिमुलस को डिस्कस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो रिसेप्टर होते हैं वो फौरन से क्या करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं। कंट्रोल सेंटर जो होता है, गौर से सुनिएगा, कंट्रोल सेंटर जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है या कोई एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। वो क्या करता है, उसे डिटेक्ट कर, रिसेप्टर उस तक पहुंचा देता है कि भाई शुगर का लेवल हाई है। अफेक्टर क्या करता है, अफेक्टर जो होता है वो फिर अपना रेस्पॉन्स देता है। अफेक्टर क्या करता है, ग्लैंड जो होता है वो अपना क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कह दो, हमारा दिमाग कह दो, या हराम मगज जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सेंटर है। रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिसाइड करते हैं कब करना क्या है। और अफेक्टर जो होता है वो एक्शन जो लिया जाता है वो कौन लेता है, अफेक्टर। तो 3 इसके स्टेप हैं, वैसे इसकी डिटेल चैप्टर 3 में जो है वो ज्यादा है। तो रिसेप्टर की यहाँ डेफिनेशन है, इट डिटेक्ट्स एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कन्वे इट टू द कंट्रोल सेंटर। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी तब्दीली आती है रिसेप्टर उसे डिटेक्ट करते हैं और उसे कंट्रोल सेंटर तक क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, द मैसेज कन्वे बाय द रिसेप्टर व्हेन रीचेस द कंट्रोल सेंटर इट डिसाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। भाई दिमाग तक कोई इंफॉर्मेशन लाई जाएगी ना, तो दिमाग क्या करता है, कोई एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन डिसाइड करता है कि भाई करना क्या है, क्या करना है। दिमाग जो है वो डिसाइड करता है, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन डिसाइड करेगा कि भाई मुझे करना क्या है। इसी तरीके से अफेक्टर जो है, द मैसेज और इंस्ट्रक्शन is provided to the particular organ which are known as affector। हमने कहा कि जो मैसेज जो होता है, कंट्रोल सेंटर जो होता है वो एक मखसूस ऑर्गन को जाकर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। अब वो मखसूस ऑर्गन क्या हो सकता है, मसल भी हो सकता है, और वो मखसूस ऑर्गन जो होता है वो ग्लैंड भी हो सकता है, उसे इंस्ट्रक्शन देता है और वो ऑर्गन कहलाता है अफेक्टर। अब ये जो है ना कंट्रोल सेंटर, अफेक्टर और रिसेप्टर, इसकी डिटेल चैप्टर 3 में जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिलहाल इसमें इतना परेशान मत होना, यहाँ इसको डेफिनेशन की हद तक देखना। तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह बाकायदा जो है वो थर्मो रेगुलेशन को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। याद रहेगा, याद रखिएगा, हमारे लेक्चर की रोजाना की टाइमिंग, हमारे लेक्चर की रोजाना की जो टाइमिंग है, गौर से सुनिएगा, वो 8:30 बजे। और करीब करीब अब हम फोकस करेंगे, हम अपने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के रोज लाइव सेशन पर जो है वो हम फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया कि सर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर ले लिए हैं, अब हमें जो है वो आप बायोलॉजी पे वो करें। तो इंशाल्लाह करीब करीब हम जिस रफ्तार से चलेंगे, इंशाल्लाह अगर आप डेली बेस पे देखो, अब आपकी जिम्मेदारी है अपने तमाम दोस्तों तक ये मैसेज कन्वे करो कि रोज ठीक 8:30 बजे जो है वो आपने लाइव होना है। और मुझे कौन सा रेस्पॉन्स देना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है। देखो यही बात है ना, पॉजिटिव व्यूअर्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें मजा भी आएगा, आपको भी मुझे भी। तो आपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाना है कि डेली 8:30 बजे, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि जिस दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी होती है, तो जिस दिन नहीं होगा मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपने तमाम दोस्तों तक क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो व्हाट्सएप वाले जो भी हो बेटा, अपनी क्लास का नाम मुझे सेंड कर देना, ताकि जो है वो मैं आपको उस हिसाब से अपडेट करता रहूंगा। तमाम बच्चों को बता देना कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी के रोजाना 8:30 बजे लेक्चर होगा, और इंशाल्लाह करीब करीब हम 1.5 से 2 महीने में, अगर हम बाकायदगी से अगर रहे ना, तो 1.5 से 2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह हम पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीनों में सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पूरा कोर्स हम क्या कर सकेंगे, हम कवर कर लेंगे, और फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी भी हम बाकायदा स्टार्ट कर सकेंगे। सही है भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।